हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा पिछली क्लास तक अपना टॉपिक चल रहा था जीओसी के अंदर। जीओसी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने बातें की थी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण अपन किस प्रकार से करते हैं। उसके पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर सबसे पहले देखना, उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बातें करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है जीओसी के अंदर, सेकेंड लेक्चर जीओसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अपन बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। मतलब कि अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन से प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सबसे मेन चीज यही होती है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, रिएक्शन मैकेनिज्म। बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हमको ये देखना जरूरी है कि इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे अपन करते हैं, अर्थात हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। आपने छोटी क्लासों के अंदर बेटा जी पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए सबसे पहले कोई रिएक्टेंट आता है और उस रिएक्टेंट से अपन क्या बोलते हैं कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। अपन नॉर्मली ऐसी बात की थी छोटी क्लासों के अंदर कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और रिएक्टेंट के रिएक्शन से जो कुछ नया कंपाउंड बनेगा, उस नए कंपाउंड को अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन बेटा जी ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक कंपाउंड और बनता है। रिएक्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रिएजेंट और एक सबस्ट्रेट होता है। मतलब कि एक कंप्लीट रिएक्शन का जब अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का नहीं होता। तो अपनी कहानी यहीं से शुरू होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले अपन बेटा जी इसकी बात करेंगे। तो आप ध्यान से देखना, याद रखना बेटा, याद क्या रखना, अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा भी है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले रिएक्टेंट आएगा। रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक। इस रिएक्टेंट से सबसे पहले क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट मतलब कि मध्यवर्ती बनता है। मतलब यहां पर अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, तब आप सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में हेडिंग लगाओगे रिप्रेजेंटेशन। मैं चलो यहां पर लिख दूं, सबसे पहले आप यहां से सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो बेटा जी यहां से सबसे पहले हेडिंग लगाओगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए होगा क्या कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले रिएक्टेंट आएंगे। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा जी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे, मध्यवर्ती बनाएंगे। और इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट बनता है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। सबसे पहले रिएक्टेंट आएंगे, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट की रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट बनेगा। मेरी अकॉर्डिंग आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसी पूरे फॉर्मेट पर, इसी पूरे रिप्रेजेंटेशन पर हमको ये समझना है कि रिएक्टेंट कौन होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं और कौन सा इंटरमीडिएट किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, कितनी टाइप्स की रिएक्शन होती है, रिएक्शन में कौन कौन से इफेक्ट है जो अपन को देखने पड़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेटिक इफेक्ट क्या होता है,
प्लस आर माइनस आर रेजोनेंस में आते हैं। रेजोनेटिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि हमको खूब सारे इफेक्ट देखने पड़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें अपन को समझ में आने लग जाएगी। फिर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मतलब अपन एक पूरा का पूरा जीओसी सेकेंड पार्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा फॉर्मेट में अपन चेक करेंगे, पूरा फॉर्मेट देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहली कहानी, सबसे पहली स्टोरी क्या होगी कि किसी भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। याद रखना, कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता। सबसे पहले रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट मतलब कि मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती से प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बनता है। समझ में आ गई बेटा इतनी कहानी। अब देखो अपन आगे चलते हैं। यहां तक आपको बोर्ड पर वहां तक सब कुछ क्लियर चलो दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, वेरी गुड। अच्छा, जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा जी, रिएक्टेंट दो प्रकार के होंगे, ध्यान रखना। रिएक्टेंट को अपन दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, मतलब कि जो अभिकारक है, वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान रखना। एक तो अपने पास में होगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब कि क्रियाधर, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियाधर। और एक अपने पास में बेटा जी होता है रिएजेंट, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट दो टाइप्स के होंगे, एक तो सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी रिएक्शन से इंटरमीडिएट बनता है, और इस इंटरमीडिएट से बाद में जाकर प्रोडक्ट बनता है। ये बहुत डीप चीजें हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। अब समझना कि सर आपने एक चीज बता दी कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सबस्ट्रेट क्रियाधर और एक रिएजेंट मतलब क्रियाकारक। जो अभिकर्मक है, अभिकर्मक के दो पार्ट होते हैं, क्रियाधर और क्रियाकारक। आप बेटा जी इसको इंग्लिश में याद रखना, रिएक्टेंट दो टाइप्स के होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। अब सर इतना आपने बता दिया कि जो रिएक्टेंट है वो दो टाइप्स का होगा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, लेकिन हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार पहचान करेंगे कि कौन सा तो सबस्ट्रेट होगा और कौन सा रिएजेंट होगा। तो बेटा जी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। याद रखना, जो अपना सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा वो हमेशा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सबस्ट्रेट हमेशा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो रिएजेंट है, रिएजेंट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पहली बात। दूसरी चीज याद रखना बेटा जी, जो अपना सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट हमेशा नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होता है, मतलब कि जो नॉन पोलर है, जो अध्रुवीय है, वो हमेशा कौन होगा, सबस्ट्रेट होगा। और जो अपना रिएजेंट होता है, रिएजेंट हमेशा पोलर कंपाउंड होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्लियर, मतलब कि पोलर मतलब ध्रुवीय, रिएजेंट हमेशा ध्रुवीय होगा, पहली चीज। और अपन बात करें, जो अपना सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट हमेशा याद रखना बेटा जी कि कोई भी जो केमिकल कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं, सारे के सारे सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो मतलब किसी भी रिएक्शन में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सबस्ट्रेट कहलाएंगे। और ऑलवेज हमेशा कोई भी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कंपाउंड आ रहा है, अकार्बनिक यौगिक आ रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उस केमिकल रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। समझ में आ रही बात है। इसके बाद में और देख लो, जो अपना सबस्ट्रेट होता है, कुछ सबस्ट्रेट ऐसे भी होते हैं जो पोलर होते हैं, है ना, लेकिन जो पोलर होगा वो रिएजेंट की कंपेयर में लेस पोलर होता है। मतलब कि जितने भी सबस्ट्रेट होंगे वो रिएजेंट की कंपेयर में, हमेशा बेटा याद रखना, जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं वो रिएजेंट की कंपेयर में लेस पोलर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए लेस पोलर होगा, मतलब कि कम ध्रुवीय होगा, और रिएजेंट हमेशा मोर पोलर होता है, ज्यादा ध्रुवीय नेचर का होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि रिएजेंट किसे बोलते हैं और सबस्ट्रेट किसके बोलते हैं। याद रखना, जो रिएजेंट होता है
वो अटैकिंग स्पीसीज होगा। आगे समझ में आएगा आपको। रिएजेंट हमेशा अटैकिंग स्पीसीज होगा और ये नॉन अटैकिंग होगा, मतलब इसके ऊपर अटैक करवाया जाएगा। ये नॉन अटैकिंग स्पीसीज होता है, ये नॉन अटैकिंग स्पीसीज होता है। मतलब कि जो रिएजेंट है, रिएजेंट ऑलवेज अटैक करता है किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। हमेशा रिएजेंट किसके ऊपर अटैक करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, तब जाकर इंटरमीडिएट बनता है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा रिएजेंट है, कैसे सबस्ट्रेट होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सही करने की कोशिश करूँ। आपको लेस पोलर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा, अब मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलो वेरी गुड बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो अपना सबस्ट्रेट होगा, पहचान कैसे करेंगे? सबस्ट्रेट मोर अमाउंट में होगा, रिएजेंट लेस अमाउंट में होता है। या फिर सबस्ट्रेट हमेशा नॉन पोलर होगा, रिएजेंट पोलर नेचर का होता है। सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होगा, रिएजेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सबस्ट्रेट लेस पोलर होगा, रिएजेंट मोर पोलर होगा। क्लियर है? अब इसी का देखो अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। यहां लिख दो मैं एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा। देखो यहां पर मैंने ऐसा लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको क्या करना है? इसी एग्जाम्पल को इसके नीचे नोट करना है। समझ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ नोट करोगे। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन जब मैं HCl से करवाता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों में से रिएजेंट कौन सा है और सबस्ट्रेट कौन सा है, तो किस प्रकार पहचान करोगे? पहली चीज एक बता दूं मैं, ये दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट है। इस केमिकल रिएक्शन में मैंने बोला था रिएक्टेंट, तो ये दोनों ही क्या है बेटा जी? रिएक्टेंट है। और इन दोनों में से रिएजेंट कौन सा होगा और सबस्ट्रेट कौन सा होगा, ये अपन कैसे पहचान करेंगे? देखो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, सारे के सारे सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक। तो इनमें से बताओ कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? एथीन है कि HCl है? सीधी सी बात है, जिसमें कार्बन आएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कहने का मतलब यही है। तो इसमें से CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन क्या हो गया? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एथीन किसकी तरह बिहेव करेगा? सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। और HCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि एथीन किसकी तरह बिहेव, एथीन कौन सा कंपाउंड है बेटा जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है? HCl एक प्रकार से रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि HCl कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप आसानी से पहचान कर सकते हो, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा तो वो ऑलवेज सबस्ट्रेट होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा तो वो ऑलवेज रिएजेंट होगा। और यहां से अगर अपन बात करें तो इस रिएक्शन में अपने पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस रिएक्शन में बनेगा CH3CH2Cl। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना वो बाद की बात है। फिलहाल अपन को ये समझना जरूरी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कौन रिएक्टेंट होगा, कौन सबस्ट्रेट होगा, कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, किसका अटैक कैसे होगा, वो समझना जरूरी है। प्रोडक्ट कैसे बना बहुत बाद की बात है बेटा जी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि रिएक्टेंट में रिएजेंट और सबस्ट्रेट की पहचान अपन किस प्रकार से करते हैं। यहां तक आपको कवर सारी चीजें हो गई होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं से, एक तो मेरे पास में है RCl एल्किल हैलाइड, और एक मेरे पास में आ गया OH-। अब RCl की मैं बात करूं, देखो R मतलब ये एल्किल ग्रुप होता है, ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो एक बाद की बात है कौन प्लस आई दिखाएगा कौन माइनस आई दिखाएगा। याद रखना जो RCl है, RCl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये पोलर नेचर का तो है लेकिन इसके ऊपर चार्ज बहुत ही कम आ रहा है। तो ये कैसा हो गया बेटा जी? लेस पोलर हो गया। ये लेस पोलर कंपाउंड है और इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब ये कैसा है? मोर पोलर है, मोर पोलर कंपाउंड है। और मैंने आपको बता रखा है जो लेस पोलर कंपाउंड होगा, कहाँ गया? ये रहा। जो लेस पोलर कंपाउंड होगा वो हमेशा सबस्ट्रेट होता है। तो इन दोनों रिएक्टेंट, इन दोनों में से सबस्ट्रेट तो कौन हो गया? RCl। RCl किसकी तरह बिहेव करेगा? सबस्ट्रेट की तरह।
और OH माइनस जो कि मोर पोलर दिख रहा है, मतलब इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा रिएजेंट की तरह। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको कहानी समझ में आ गई होगी। प्रोडक्ट यहां से क्या बन जाएगा अपना ROH प्लस Cl माइनस। ये प्रोडक्ट कैसे बना बाद की बात है, फिलहाल आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप यहां तक इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर इसको मैं मिटाऊंगा। याद रखना बेटा, इस एग्जाम्पल को आप इसके नीचे ही नोट करोगे, रिएक्टेंट के नीचे ही आप इस एग्जाम्पल को नोट करोगे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर अपन आगे की कहानी चेक करते हैं। चलो यहां तक सबको कुछ क्लियर, सब चीज क्लियर है। आगे की अपन बात करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि अपने काम का आएगा बॉडी। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट दो टाइप्स, इंटरमीडिएट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। याद रखना, इंटरमीडिएट मतलब कि मध्यवर्ती। मध्यवर्ती 3 प्रकार के हैं और तीनों ही इंटरमीडिएट को अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोधनायन। एक होता है कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। और एक अपना होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कि इंटरमीडिएट 3 प्रकार के होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनकी रिएक्शन से या तो हो सकता है कार्बोकेटाइन बने, या फिर हो सकता है कार्बोएनाइन बने, या फिर हो सकता है फ्री रेडिकल बने। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना। ये क्या कहलाएगा बेटा जी, कार्बोकेटाइन कहलाएगा। कार्बोएनाइन का मतलब क्या होता है, कार्बोएनाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना, ये कहलाएगा कार्बोएनाइन। और फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल का मतलब है कि कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। एक सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसे अपन बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो इंटरमीडिएट 3 प्रकार के होते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तब अपने पास में हो सकता है कार्बोकेटाइन बने, हो सकता है कार्बोएनाइन बने, या फिर हो सकता है फ्री रेडिकल बने। और इन कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोएनाइन या फिर फ्री रेडिकल की आपस में रिएक्शन से आगे जाकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है। मेरे अकॉर्डिंग इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। यहां तक सारे नोट कर लेना। फिर अपन आगे चलेंगे रिएजेंट पर, कि सबस्ट्रेट के ऊपर बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा रिएजेंट, कि रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से इफेक्ट काम करते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहां तक नोट करो, फिर अपन आगे चलेंगे रिएजेंट के ऊपर। चलो यहां तक सबने नोट कर लिया, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं रिएजेंट। हेडिंग लगाओ सारे, रिएजेंट। रिएजेंट, अब रिएजेंट मैंने बता रखा कि क्या क्या होते हैं रिएजेंट। तो यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हो रिएजेंट की, लिख देना दोज कंपाउंड which are attacking species, comma present in more amount, comma inorganic compound etc are called reagent। ये बेसिक डेफिनेशन होगी कि ऐसे कंपाउंड जो अटैकिंग स्पीसीज हो, रिएक्शन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, क्या कहलाएंगे? रिएजेंट कहलाएंगे। समझ में आ रही है? मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। हेडिंग लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। यहां से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है बेटा जी, ध्यान से सुन लेना। टाइप्स ऑफ रिएजेंट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। यहीं से अपन सीखेंगे कि कौन सी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखना है। नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं ताकि आपके आगे कोई डाउट नहीं रहे। नोट्स बेटा जी साथ साथ आप बनाते रहना और वीडियो को कंप्लीट देखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि वीडियो को बीच बीच में देख रहे हो, कंप्लीट तरीके से वीडियो देखो, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज आपको टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के प्रकार, कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। बेटा जी याद रखना, जो रिएजेंट है, रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट की अपन बात करें कि जो रिएजेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। यहां से आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियरली लिख रहा होगा सारी चीजें। हाँ चलो बेस सही है, मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर दूं। हाँ चलो वेरी गुड। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जो रिएजेंट है बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख देना, जनरली reagent are two types। सबसे पहला लिखना इलेक्ट्रोफाइल, दो प्रकार के होंगे इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में अपन बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही। और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। इसको अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही। तो जो रिएजेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होता है। बहुत ही डीप में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, और अपन दुनिया के लगभग सारे इलेक्ट्रोफाइल की बातें यहां पर कर लेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को जब आप देख लोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो टाइप्स ऑफ रिएजेंट होते हैं और कौन सा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। बस शर्त इतनी है, वीडियो को प्रॉपर देखना, कंप्लीट देखना, अच्छे से समझना, प्रॉपर नोट्स बनाना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है इलेक्ट्रो और एक है फाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब लवर। फाइल का मतलब क्या हो गया? लवर हो गया। इलेक्ट्रॉन लवर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, फाइल का मतलब लवर, मतलब कि ऐसा रिएजेंट जो नेगेटिव चार्ज को प्यार करता है। क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को चाहने का काम करता है। वो कौन कहलाएगा बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और आपको पता ही है प्यार हमेशा अपोजिट होता है, तो यहां पर भी अपोजिट ही होगा। मैं एक प्यार की बात कर रहा हूं, अपोजिट प्यार की बात कर रहा हूं। अपोजिट प्यार का मतलब, अगर इस इलेक्ट्रोफाइल किसको प्यार करता है? इलेक्ट्रोफाइल प्यार करेगा बेटा नेगेटिव चार्ज को। ये नेगेटिव को चाहने वाला होता है। और आपको पता है नेगेटिव को चाहेगा कौन? पॉजिटिव चाहता है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव को चाहने वाला। नेगेटिव को चाहने वाला कौन होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है? तो जितना भी इलेक्ट्रोफाइल है, उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा चार्ज कैसा होता है? E+। मतलब कि हम इलेक्ट्रोफाइल को किससे दर्शाते हैं? E+ से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होता है।
ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, जो नेगेटिव को प्यार करता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रही है? नेगेटिव को प्यार करने वाला पॉजिटिव होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को अपन E+ के द्वारा दर्शाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, समझना भाई ध्यान से। मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होता है। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल को अपन ने क्या बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला होता है। अब इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला क्या है, कैसे, मतलब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। और आपको एक चीज पता है, जिसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव आएगा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये आप बातें बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब उस स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, तो यहां पर लिख देना ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उनके पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पहली चीज, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करने का सबसे पहला तरीका कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब वो 100% कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। समझ में आ गई ना बात, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट समझना, ऑल इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि यहां से सुन लेना दूसरा पॉइंट, जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि ऐसी स्पीसीज जिसका अष्टक अपूर्ण है, जिसका अष्टक अपूर्ण होता है वो भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। समझ में आ रही बात है? और देख लो substance which have vacant, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैकेंट ऑर्बिटल। जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगे। ध्यान रखना। समझ में आ रही है मेरी बातें? और देखना ऐसा, और देखना मॉलिक्यूल which has पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं and its center atom are less electronegative। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उस मॉलिक्यूल का जो केंद्रीय परमाणु है, जो सेंटर एटम है एंड इट्स सेंटर एटम, यहां पर इसको थोड़ा सही लिखना, एंड इट्स सेंटर एटम आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस मॉलिक्यूल का, यहां पर मॉलिक्यूल ना लिखकर आप एक कंपाउंड लिख देना सही रहेगा, कंपाउंड विच हैज पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है और उस कंपाउंड का जो सेंटर एटम है, उस कंपाउंड का जो सेंटर एटम मतलब केंद्रीय परमाणु है वो कम विद्युत ऋणी होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बेटा जी बिहेव करता है।
क्लियर हो गई। तो एक इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा हो सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक ऐसा कंपाउंड जिसका सेंटर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये सारी कंडीशन किसकी है? इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन है। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल की पहचान अपन किस किस पॉइंट के आधार पर कर सकते हैं। क्लियर है। और एक चीज और देख लेना कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ऑल इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं आर टेंडेंसी, ऑल इलेक्ट्रोफाइल में देख लो एक बार, आपको कैमरे में ये पॉइंट आ रहा कि नहीं आ रहा, वरना मैं साइड में लिखूंगा इसको। हाँ चलो हो जाएगा। यहां पर इतना देखो सामने कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल इलेक्ट्रोफाइल हैव टेंडेंसी टू गेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का एक खास प्रॉपर्टी और क्या होगी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो एलपी को गेन करने की, एलपी को ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो भी क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। तो एक इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा हो सकता है फिर बता दूं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहली बात, जिसका अष्टक इनकम्प्लीट होगा, जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाएंगे, जिसका जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज, उसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगली चीज, जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर वो एलपी को गेन करने की टेंडेंसी रखता है तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो एलपी को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? तो यहां तक एक बार सारा आप कंप्लीट नोट कर लेना, रिएजेंट की डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रोफाइल को पहचान करने के तरीके, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलो समझ में आ गया यहां तक? इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको अपन रफ कर देते हैं। बेटा जी समझ में आपको आ रहा होगा। अब मैं आपसे डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकता, बस आप मन से बता दो, मैं आपके मन के भाव को पढ़ लूँगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप लोगों पर। कोशिश करना अपने चैनल को उन बच्चों तक पहुँचाने का कि जो बच्चे अभी घर में बैठे हैं, जिनके पास फीस नहीं है, मोटी मोटी रकम नहीं है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो उन बच्चों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाना ताकि उनकी कुछ हेल्प आपके द्वारा हो सके, उनका भला हो सके, मेरा भला हो सके। मेरा भला कैसे होगा? क्योंकि कुछ बच्चे अगर मेरी वजह से पढ़कर कुछ बन रहे हैं, मतलब वहाँ पर मेरा भला ही हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसे सभी इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और मैंने बता रखा है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने भी ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी वो सारी क्या कहलाएगी बेटा? इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाएगी, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो कौन कौन सा हो गया? जैसे R प्लस में कौन कौन आएगा? CH3+, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और देखो CH3, CH2+, इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। और देख लो अपना H+, Cl+, Br+, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। F+, और अपना और करते हैं बातें, देखो NO+, NO2+ हो गया, NO+ हो गया, मतलब खूब सारे भरे पड़े जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है
मतलब इन सब के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके ऊपर अटैक करेंगे, नेगेटिव के ऊपर अटैक करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, यहां तक आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। और देखो अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख दूं, कई कबार यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते, याद रखना। मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना H3O+ होता है, काफी बुक में दे रखा है कि H3O+ और NH4+, भाई पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर भी आ रहे हैं, H3O+ पर भी पॉजिटिव आ रहा है और अमोनियम पर भी पॉजिटिव आ रहा है। क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल है क्या? तो मैं ये बोलूंगा ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बोथ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। याद रखना बेटा जी, H3O+ और NH4+ दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन देखो अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, एक बार इसकी बात कर लूं मैं एक बार। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p4, यही होगा। अब इसके अंदर S के अंदर कितने ऑर्बिटल, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। अब यहां पर हो क्या रहा है कि एक जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से समझना, इस कहानी को पूरी को देखना ऐसा कि भाई ये अपना ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देखो ये रहे, एक यहां पर बॉन्ड बना और एक बॉन्ड कहां बना, यहां बना। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर कुछ इस प्रकार का केस बन रहा है कि इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये कंप्लीट हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ में एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है। ये कौन सा ऑर्बिटल, 2s और ये 2p। अगर मैं एक H+ को और लेके आऊं तो यहां से होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी। क्लियर होगी बातें। अब यहां से चेक करो आप, यहां पर आपके पास में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास ऐसा कोई ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि भाई जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सभी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या आपके पास में ऐसा कोई ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा हुआ है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में ऑर्बिटल है क्या ऑक्सीजन का, S भी पूरा भरा हुआ, 2p भी पूरा भरा हुआ, और 2p के बाद में कोई वैकेंट ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास में नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो H3O होता है, इस H3O का जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम के पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। सारे के सारे जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होते हैं, जिस कारण H3O+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। और सेम केस किसका होगा बेटा जी, NH4 का होता है। NH4 में भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं, जिस कारण यह भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसके थ्रू वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि H3O+ और NH4+ दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो इसका रीजन अपन यहां से लिख सकते हैं, बिकॉज no vacant orbital are present, no vacant orbital are present। क्लियर हो गई बातें। अब तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो एक गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन H3O+ और NH4+ ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, भले ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक बार इसको मिटा दूं मैं, ये सारी कंडीशन आपने लिख ली। अब देखो यहां से क्वेश्चन भी आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में एक ऐसा क्वेश्चन आया, मैं बताऊँ आपको, एक बार यहां से क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जेईई के एग्जाम में अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई अपने पास में 4 ऑप्शन आए थे। एक ऑप्शन ए था Cn- का, इनमें से अपन को पहचान करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करनी थी। बी ऑप्शन अपने पास में आया था यहाँ से Cl+ का। सी ऑप्शन अपने पास में आया था यहाँ पर, सी ऑप्शन अपने पास में आया था H3O+ का, और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपने पास में आया था Cl- का। तो इनमें से अपन को इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करनी थी। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो सारी इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज तो दो दिख रहे हैं, Cl+ और H3O+। तो बेटा याद रखना, मैंने आपको बता रखा है कि जो H3O+ होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखता, अर्थात ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, Cl-। फिर अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन अपने पास में आ जाए कि भाई इनमें से विच ऑफ क्वेश्चन सही बनाते हैं, जैसे अपने पास में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सिलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल इन फॉलोइंग, कि निम्न में से आपको इलेक्ट्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन अपने पास में ऐसा आ गया, इस बार चेक करना, अपने पास में ऑप्शन है Cl-, NO2-, H3O+, और एक डी ऑप्शन अपने पास में कुछ भी दे दिया, जैसे अपने लिख दिया Br-। अब इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, तब आप किस पे टिक लगाना, इसके ऊपर टिक लगाना है, H3O+। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों है, अब इसका रीजन सुनो। देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरली इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, H3O+ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंडेंसी तो होगी ना कि ये माइनस की तरफ अट्रैक्शन लगाए, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी तो होगी, भले ही ये बॉन्ड ना बना सके इसके साथ, लेकिन अट्रैक्शन तो होगा। तो इस अट्रैक्शन के कारण ही अपन ये बोलते हैं कि कभी कभार या फिर ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास में ऑप्शन में 2 पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं, उनमें से H3O आ रहा है या फिर NH4+ आ रहा है, तब आप इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये गुड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। अगर आपके पास में इस प्रकार का कोई ऑप्शन आ रहा है और उसमें केवल H3O+ ही लिखा रखा है, तब यहां पर आप इसको इलेक्ट्रोफाइल मानोगे। किस कंसेप्ट के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर। क्यों, क्योंकि H3O+ के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं कि ये माइनस की तरफ अट्रैक्शन दिखा सके। यही रीजन है कि आपने इस ऑप्शन को टिक लगाया है। क्लियर होगी मेरी बातें। तो अगर आपके पास में ऐसे 2 ऑप्शन आ रहे हैं तब इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलना, अगर केवल ऑप्शन में यही आ रहा है तब ये सही होगा, क्योंकि एक आंसर तो उसको सही करना पड़ेगा अपन को, बोर्ड कभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन मैंने क्यों करेक्ट किया, इस करेक्टर के आधार पर, इस प्रॉपर्टी के आधार पर। क्यों, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन जरूर होगा माइनस की तरफ। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको कवर हो गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप लिख देना ताकि आपकी हेल्प हो जाए, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलो बेटा जी, समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल का यहां तक का सिस्टम। आगे चलते हैं, अपन डीप पढ़ेंगे सारी चीजों को, इलेक्ट्रोफाइल को। खूब सारी इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहली बात समझ में है कि जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए
कि उन इलेक्ट्रोफाइल का जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की कंपेयर में ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात है? जैसे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर लिखूँ सम न्यूट्रल स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कुछ उदासीन स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होती है। कब? when electronegativity of central atom, when electronegativity of central atom is less than surrounding atom। जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एंड प्रेजेंट पाई बॉन्ड इन कंपाउंड, और कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एग्जांपल की अपन बात करें, देखो जैसे मेरे पास में एग्जांपल आया SO3 का, या फिर SO2 की अपन बात करते हैं। अब SO2 की अपन बात करें तो SO2 के अंदर देखो ध्यान से ये रहा, अब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना, SO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस SO2 के अंदर जो सल्फर है, सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, सबको पता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तब ऑक्सीजन क्या करेगा? सल्फर के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो O के ऊपर माइनस का चार्ज और सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर सल्फर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पर सल्फर बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और देखो जैसे मैंने लिया CO2, ये रहा अपना CO2। अब CO2 में जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तब ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। मतलब अब ये भी किसी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ रही बात है? और देखो अपन और एग्जांपल देखते हैं। अपन बात करते हैं SO3 की। अब SO3 मॉलिक्यूल ये रहा, देखो ये अपने पास में SO3 हो गया। अब इस SO3 में जो सल्फर है, सेम प्रोसेस, सल्फर की EN कम और ऑक्सीजन की EN ज़्यादा। तब यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सल्फर पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो सल्फर भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ उदासीन स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। शर्त क्या होनी चाहिए? उन उदासीन स्पीसीज का जो सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किसकी कंपेयर में? सराउंडिंग एटम की कंपेयर में। क्लियर हो गया? यहां तक जल्दी से आप नोट करो, इस पोर्शन को नोट करो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। नोट कर लिया बेटा जी यहां पर? चलो इसको मिटाऊं मैं। अच्छा, और बातें करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की और बातें करेंगे इस वीडियो में। मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। न्यूक्लियोफाइल की चर्चा फिर अपन को नेक्स्ट वीडियो में करनी पड़ेगी, थोड़ा लेंदी टॉपिक हो गया ये। और देखो तीसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं। याद रखना, सम वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज, वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो भी बेटा जी किसकी तरह बिहेव करेगी? वो भी बिहेव करेगी किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करती है। इसके एग्जाम्पल देखो आप, याद रखना जितना भी अपने पास में ग्रुप नंबर, चलो इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं। एग्जाम्पल देखो BH3, BCl3, BI3, अपना CCl2, ये वाला इन सबके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। CCl2, BF3, BBr3, BMe3, Me का मतलब मिथाइल, CH3 ग्रुप है ये।
BMe3, इसको भी लिख दूँ सही से, चलो BCS3 का होल थ्राइस, समझ में आ रहा है, CS3 का होल थ्राइस, और देख लो कार्बिन CS2 ETC। मतलब इन सबका जो सेंट्रल एटम है, इन सबके पास में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं। जैसे मैं बात करूं, यहां पर अपन बात करते हैं, चलो BF3 की बात कर ले अपन, BF3 की बात करता हूं। तो आपको पता कि जो बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p1, यही होगा। मतलब S के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, S के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है 2s के पास में, और 2p के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके कहां जाएगा, यहां पर, और इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में फ्लोरीन जुड़ेंगे ऐसे। मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट नहीं बता रहा, फिलहाल इतना बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखोगे आप कि जो बोरोन है, बोरोन के पास में क्या एक वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ से बना के नहीं बना, बोरोन के पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल, और वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा बेटा, PZ वेकेंट ऑर्बिटल है, ये PX PY और PZ। तो इसको मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ तो बोरोन फ्लोराइड ऐसे बनेगा, ये बोरोन हो गया, ये पहला फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ा, ये दूसरा फ्लोरीन जुड़ा, और ये अपना तीसरा फ्लोरीन जुड़ गया। और जो बोरोन है, बोरोन के पास में एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है, ये रहा देखो वेकेंट ऑर्बिटल। और कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है, 2px 2py और 2pz, p ऑर्बिटल है ना। तो ये कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल हो गया बेटा जी, 2pz वेकेंट ऑर्बिटल है। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास भी Lp पाई जाती है, और फ्लोरीन के पास में मान के चलो एक Lp है जो 2p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ये p ऑर्बिटल में एक Lp प्रेजेंट है 2p में होती है, सबको पता है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p5, यही होगा। तो फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल के देखो दोनों ऑर्बिटल में Lp प्रेजेंट है, और ये वेकेंट, ये हाफ फील्ड है, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। बाकी जो फ्लोरीन के पास में जो Lp है, ये Lp इसके p ऑर्बिटल में है, तो मैं एक Lp को यहां दिखा रहा हूं। अब देखना ध्यान से, इस बोरोन के पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये बोरोन क्या करता है, फ्लोरीन से आसानी से Lp लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आप सबको पता है कि जब 2 p ऑर्बिटल इस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं तो इन दोनों p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, 2p पाई बॉन्डिंग बोलता हूँ। समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप सबने शायद नोट कर लिया होगा। चलो, तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि जो बोरोन है, बोरोन के पास में 2p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, और 2p ऑर्बिटल वेकेंट होने के कारण क्या होगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। क्लियर होगी बातें। अब और देखो, एक मैं बात करता हूं Bi3 की बात करता हूं। चलो, Bi3 मतलब बोरोन के पास में एक ऑर्बिटल वेकेंट है, ये अपने पास में आयोडीन हो गया, ये भी अपने पास में आयोडीन हो गया, और एक आयोडीन मेरे पास में ये है। अब आयोडीन का आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, ये कौन सा हो गया, 2p5। फ्लोरीन का कौन सा हो गया, 2p5। ब्रोमीन का 3p5, फ्लोरीन क्लोरीन का 3p5, ब्रोमीन का 4p5 और आयोडीन का 5p5 होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जो आयोडीन है, आयोडीन के पास में कौन सा ऑर्बिटल, कौन से p ऑर्बिटल में Lp है, आयोडीन के 5p ऑर्बिटल में Lp है, और ये बोरोन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। मतलब अब इनके बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा हो गया। एनर्जी गैप काफी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जो बोरोन है वो आसानी से आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। मतलब कि ये जो 2p पाई और 5p पाई जो बॉन्डिंग बन रही है यहां पर, ये काफी वीक बॉन्डिंग होती है,
काफ़ी वीक बॉन्डिंग होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल होने के कारण यहाँ पर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। और यहाँ पर 2p ऑर्बिटल और 5p ऑर्बिटल दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रही मेरी बातें? अब एक चीज़ सुनना, ये जो पाई बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, अच्छी होने का मतलब इस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अर्थात पाई बॉन्डिंग अच्छी है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा चुका है। अब बोरोन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, मतलब बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, इसका मतलब बोरोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब कि बोरोन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रो स्नेहिता है, वो क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रही बातें? तो कहने का मतलब होगा कि जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, 2p पाई बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, इस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से चला गया मतलब अब बोरोन को बाहर से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात बोरोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम हो गई। यहाँ देखो, यहाँ पर एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। ये जो आयोडीन है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जाने देगा, मतलब इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। क्लियर है? बॉन्डिंग वीक है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी तक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी रखता है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी BF3 की कंपेयर में ज़्यादा हो गई। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहानी समझ में आई होगी। तो एक अपने पास में एक ऑर्डर चलता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कि भाई किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बना कि जितनी अच्छी पाई बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी पाई बॉन्डिंग होगी, समझ में आ रहा है? बोरोन को अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी, बोरोन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। तो पाई बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। तो पाई बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिसिटी की कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो जिसमें पाई बॉन्डिंग जितनी कम है वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर देखो पाई बॉन्डिंग सबसे कम है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे अच्छी किसकी होगी? Bi3 की। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल Bi3 हो गया। उसके बाद में कौन आएगा? Br3 आएगा। उसके बाद में कौन आएगा बेटा? BCl3 आएगा। और उसके सबसे कम कौन आएगा? BF3 आएगा। क्यों? क्योंकि BF3 में फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में अच्छा पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई। क्यों? कि बोरोन को वैकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब बोरोन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का एक अच्छा सा ऑर्डर अपने पास में आ गया कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी होती है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, नीट में जेई की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगले अपने को पूछ लेता है कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी पहचान करने का तरीका ये होता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। खूब सारे अपन इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर पढ़ लिया है यहाँ तक। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है नहीं है ना डाउट कोई भी? चलो यहाँ तक नोट करो सारे आप, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। चलो बेटा जी, ये अपन ने इलेक्ट्रोफाइल करने का, पहचान करने का तरीका पढ़ लिया। अब जैसे मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपन एसिडिटी नेचर को देखेंगे, एसिडिक नेचर को देखेंगे, और एसिडिक नेचर के थ्रू अपन बता करेंगे कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल और कैसे है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। जो अपना टॉपिक है, जो वीडियो है, काफ़ी बड़ा बन चुका है, लगभग 1 घंटे का वीडियो अपना हो चुका है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये 1 घंटा आपके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 1 घंटा रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। तो क्योंकि इस 1 घंटे के बिना आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से नोट्स बनाना। अगली क्लास में बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की,
और फिर और ज़्यादा अपन टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल मत भूलना। आगे की क्लास में अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।